हेलो डियर, आज के यहाँ पे वीडियो पर हम लोग स्वागत करते हैं। काफ़ी खूबसूरत वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो है आप लोग का थ्योरी और कंसेप्ट का। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेली जो है कंसेप्ट थ्योरी का सुबह वीडियो जो है आपको डलेंगे 7 बजे। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है प्रसव के दौरान भ्रूण सबसे पहले जानिए भ्रूण क्या होता है। तो भ्रूण वो होता है जो माँ के गर्भ में पल रहे जो बच्चा होता है, गर्भ के दौरान उसे हम लोग भ्रूण कहते हैं। ठीक है, तो प्रसव का मतलब होता है डिलीवरी जब बच्चा जन्म ले रहा होता है। ठीक है ना, तो प्रसव के दौरान भ्रूण को मातृ संक्रमण के संचरण मतलब होता है ट्रांसमिशन। ठीक है, यानी प्रसव के लेबर के दौरान डिलीवरी के दौरान बच्चा को माता से संक्रमण जो ट्रांसमिशन होता है, इसमें सबसे अधिक खतरा HSV हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से जुड़ा होता है। यानी कहने का मतलब है जब डिलीवरी होता है तो डिलीवरी के समय माता से बच्चा में माँ से बच्चा में जो संक्रमण का संचरण होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो संभावना होता है वह हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। ठीक है, यह भी एक वायरस है जो संक्रमण पैदा करता है। ट्रांसमिशन आमतौर पर तब होता है जब बच्चा जन्म में नहर से गुजरता है जिसमें सक्रिय हर्पेटिक घाव होते हैं। संक्रमण ट्रांसमिशन जो होता है सबसे ज़्यादा जो है डिलीवरी के समय संभावना होता है, क्योंकि डिलीवरी के समय आपको बहुत सारे चीज़ खुला होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे चीज़ खुला होते हैं और डायरेक्ट बच्चा जो है माँ के अनेक अंगों से संपर्क में होता है। ठीक है, तो उससे जो है ज़्यादा संक्रमण का ट्रांसमिशन का संभावना होता है। नवजात शिशु को, जिसे हम लोग न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं, नवजात शिशुओं को जन्म के दौरान हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के संपर्क में आने पर गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा संक्रमण हो सकता है। ठीक है, तो नवजात शिशु जब जन्म लेता रहता है तो माँ से बच्चे में हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के जरिए जो है गंभीर और जानलेवा संक्रमण हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जब लेबर कराया जाता है तो पूरे सावधानी के साथ कराया जाता है। ट्रांसमिशन जोखिम को कम करने के लिए सक्रिय जननांग दाद से पीड़ित महिलाओं को अक्सर सिजेरियन डिलीवरी दी जाती है। अब ट्रांसमिशन से बचने के लिए, संक्रमण फैलाव से बचने के लिए, अगर महिला के जननांग में कोई इन्फेक्शन है, सक्रिय एक्टिव इन्फेक्शन है, तो उससे बचने के लिए सिजेरियन सेक्शन की सलाह दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे अब इसमें कुछ देख लीजिए रूबेला के बारे में। आपको पता है मम्प्स, मीजल्स, रूबेला, MMR का टीका जो है आप लोग को दिया जाता है। रूबेला अत्यधिक टेराटोजेनिक होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, रूबेला जो होता है यह अत्यधिक टेराटोजेनिक होता है। यदि गर्भावस्था के पहले तिमाही के दौरान एक माँ को संक्रमण होता है जिसे जन्मजात रूबेला सिंड्रोम होता है, हालांकि प्रसव के दौरान संचरण का खतरा गर्भ अवस्था के शुरुआती चरण में अंतःगर्भाशय संचरण की तुलना में विशेष रूप से अधिक नहीं होता है। तो जो रूबेला भी एक जो है बीमारी है, आपको पता है, ये भी संक्रमण से ही फैलता है। तो कहने का मतलब है यह अत्यधिक टेराटोजेनिक होता है, समझ गए। और मैं बता दूं यहाँ पे आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। अब आप कहेंगे कि भाई ये टेराटोजेनिक होता क्या है। तो देखिए, टेराटोजेनिक एक एजेंट होता है और यह एजेंट जो है आपको क्या करता है, रूबेला एक बहुत ही बड़ा अत्यधिक जो है मजबूत एजेंट है जो क्या करता है, और ये टेराटोजेनिक क्या करता है, गर्भ अवस्था के दौरान विकास को बाधित करता है। जो भ्रूण होता है ना, उसके विकास को बाधित करता है। अब ये टेराटोजेनिक एजेंट जो है दवाई भी हो सकता है, कोई केमिकल भी हो सकता है, संक्रमण भी हो सकता है। ठीक है, तो रूबेला एक संक्रमण है और यह संक्रमण क्या करता है, डिलीवरी से ज़्यादा जो है आपको भूमिका निभाता है गर्भ अवस्था के दौरान। ठीक है, जैसे हम लोग देखें HCV हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो है डिलीवरी के समय जो है ट्रांसमिशन होता है, लेकिन रूबेला गर्भ अवस्था में ही जो है होता है और यह बाधित करता है। ठीक है ना, यह आपको ग्रोथ को, विकास को प्रभावित करता है बच्चा को। ठीक है, अब आता है यहाँ पे साइटोमेगला वायरस। साइटोमेगला वायरस को हम लोग CM भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, साइटोमेगला वायरस। ठीक है, साइटोमेगलो वायरस जो होता है, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे
सीएमवी मुख्य रूप से गर्भ अवस्था के दौरान संचित होता है, यानी यह भी प्रेगनेंसी के टाइम ही ट्रांसमिशन होता है। सबसे अधिक जोखिम और प्रभाव तब होते हैं जब गर्भ अवस्था के पहले भाग के दौरान प्राथमिक संक्रमण होता है। प्रसव के दौरान संचरण संभव है, लेकिन एचसीवी की तुलना में कम आम है। देखिए, रूबेला भी जो है आपका रूबेला भी जो है गर्भ अवस्था के दौरान ही होता है, प्रसव के दौरान होता है, लेकिन उतना संभावना नहीं है, कम होता है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे साइटोमेगला वायरस देखे हैं, सीएमवी, ये भी जो है गर्भ अवस्था के दौरान ही संचरण होता है, यानी ट्रांसमिशन होता है माँ से बच्चे में, लेकिन यह जो है प्रसव के दौरान भी संभव है होना, लेकिन संभावना कम होता है। एचसीवी जहाँ पे प्रसव के दौरान ज़्यादा होता है, लेकिन आपको सीएमवी प्रसव के दौरान कम, गर्भ अवस्था के दौरान ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ट्रांसमिशन। एचपीवी आ गया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी प्रसव के दौरान माँ से बच्चे में संचारित होता है, लेकिन घटना अपेक्षाकृत कम है। नैदानिक परिणाम आमतौर पर एचसीवी संचरण से जुड़े परिणामों की तुलना में गंभीर होते हैं। तो एचपीवी जो होता है, एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यह जो है आपको प्रसव के दौरान जो है माँ से बच्चे में ट्रांसमिट होता है, ठीक है, लेकिन अपेक्षाकृत यह जो है घटना कम है एचएसवी के तुलना में, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि प्रसव के दौरान माँ से बच्चों में सबसे ज़्यादा संक्रमण कौन से जो है फैक्टर होता है, तो एचएसवी सबसे ज़्यादा होता है, बाकी सब जो है कम ही होता है। आप लोग देखें ना अभी। चलिए निष्कर्ष में आप लोग पढ़िए। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो कि प्रसव के दौरान माँ से भ्रूण में होता है, सबसे अधिक खतरा प्रस्तुत करता है, क्योंकि संक्रमण घावों के साथ सीधा संपर्क होता है, ठीक है। इन मामलों में जोखिम को कम करने के लिए सिजेरियन सेक्शन दीजिए, ठीक है, ये आपका बेस्ट तरीका है। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, पेट का पाइलोरिक भाग विशेष रूप से एंट्रम पेप्टिक अल्सर के लिए सबसे आम स्थान है। तो आप लोग को क्वेश्चन में पूछेगा कि पेप्टिक अल्सर का सबसे कॉमन साइट कौन सा है, तो पाइलोरिक भाल्व, ठीक है ना, पेट का जो पाइलोरिक भाग है। अब ये पाइलोरिक भाग होता कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए, ये अपन अमाशय है, ठीक है, ये अपन अमाशय है। तो अमाशय का भी जो है एक द्वार होता है, ठीक है, द्वार होता है, तो यहाँ पे द्वार होता है, यहाँ से छोटी आंत शुरू होता है, तो ये जो दोनों के जो कनेक्टिंग जो स्थल होता है, यहीं पे पाइलोरिक वाल्व होता है, ठीक है। तो कहता है पाइलोरिक भाग विशेष रूप से एंट्रम भाग पेप्टिक अल्सर के लिए सबसे आम स्थान है। यह क्षेत्र गैस्ट्रिक अम्ल और पेप्सिन के संपर्क में आने के कारण अल्सर के निर्माण के लिए अति संवेदनशील होता है। यानी भाई ये पाइलोरिक भाग में ही क्यों होता है सबसे ज़्यादा, तो यह क्षेत्र गैस्ट्रिक अम्ल और पेप्सिन दोनों के संपर्क में आने के कारण अल्सर जो है ज़्यादा संवेदनशील होता है। अब जहाँ पे गैस्ट्रिक अम्ल ज़्यादा होगा, अम्ल के कारण ही तो अल्सर बनता है, ज़्यादा एसिड बनने से, तो गैस्ट्रिक अम्ल जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा संवेदनशील होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, साथ ही श्लेष्मा बाधा से अपेक्षाकृत कम सुरक्षा होती है, जो इसे पेप्टिक अल्सर रोग के लिए एक स्थान बनाती हैं। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है अंदरूनी सतह पर, वह यहाँ पे अपेक्षाकृत कम इफेक्टिव भी होता है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा संभावना होता है। अब आता है यहाँ पे कार्डियक भाग, ठीक है, कार्डियक भाग पेट का कार्डियक भाग, जहाँ ग्रासनली पेट से मिलती है, ठीक है, ध्यान में दीजिएगा, पेट का कार्डियक भाग। अब कार्डियक भाग आपका पेट में भी ध्यान दीजिएगा, पेट का कार्डियक भाग का मतलब है कि जहाँ से ग्रासनली पेट से मिलती है, यानी जहाँ से जो इसोफेगस होता है वह पेट अमाशय से मिलता है, वही आपका कार्डियक भाग होता है। और यह लगभग ऊपर ही होता है कार्डियक भाग, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऊपर होता है जहाँ से पेट और ग्रासनली एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे ये ग्रासनली आया, ठीक है, और यहाँ से पेट आपका शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ से पेट शुरू हो गया, तो ये जहाँ मिला है इसी को हम लोग जो है कार्डियक भाग कहते हैं, ठीक है ना। पाइलोरिक भाग की तुलना में पेप्टिक अल्सर से कम प्रभावित होता है। अब ये जहाँ पे ग्रासनली और पेट का मिलन होता है, जो अभी मैंने बताया, वहाँ पे पेप्टिक अल्सर कम प्रभावित होता है पाइलोरिक भाग के तुलना में, क्योंकि पाइलोरिक भाग में एसिड ज़्यादा यहाँ पे बनता है,
म्यूकस यहाँ पे कम प्रभावी होता है। लेकिन मैं बता दूं कि कार्डियक भाग में एसिड कम होता है, ठीक है। यह क्षेत्र गैस्ट्रोओसोफिजियल रिफ्लक्स रोग जैसी स्थितियों के लिए अत्यधिक प्रबल है। अल्सर आपके पेट के निचले हिस्सों में ज़्यादा संभावना होता है, यहाँ पे पाइलोरिक भाग में। वहीं पर जो GERD होता है, यह भाग यहाँ पे कार्डियक वाला भाग में काफ़ी ज़्यादा जो है संभावना होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अल्सर, पेप्टिक अल्सर कहाँ पे, बता दीजिएगा पाइलोरिक भाग में, ठीक है। और एग्जाम में पूछेगा GERD, जिसे गैस्ट्रोओसोफिजियल रिफ्लक्स रोग कहते हैं, यह सबसे ज़्यादा प्रभावित किसे करता है, तो यह कार्डियक भाग को करता है, जहाँ पे ग्रास नली और पेट का भाग आपस में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे GERD जैसी अत्यधिक प्रबल होता है, ठीक है ना। चलिए आगे आ गया ग्रासनली संधि। ग्रासनली संधि ज्वाइंट, जिसे गैस्ट्रोएसोफेजियल ज्वाइंट के रूप में भी जाना जाता है, पेप्टिक अल्सर के लिए एक समान स्थान नहीं है। अब ये ऊपर में है तो यहाँ पेप्टिक अल्सर नहीं होता है। इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली स्थितियों में आमतौर पर GERD या बैरेट का अन्न प्रणाली शामिल है। अभी मैंने बताया कि ऊपर में होगा, इसीलिए सीने के आसपास अगर जलन हो रहा हो, भोजन में भारीपन लग रहा हो, तो यह GERD का मुख्य समस्या होता है, ठीक है। और उल्टी वापस से मुंह में निकलने का प्रयास कर रहा हो, ऐसा अनुभव हो रहा हो, तो यह GERD का लक्षण होता है, ठीक है। आगे है अब एब्डोमिनल, बॉडी ऑफ एब्डोमिनल, ठीक है ना। देखिए, जबकि पेट के शरीर में पेप्टिक अल्सर विकसित हो सकते हैं, पेट वाला एरिया है बॉडी, एब्डोमिनल बॉडी में पेप्टिक अल्सर विकसित हो सकते हैं। यह पाइलोरिक भाग जितना आम नहीं है, पाइलोरिक भाग में ज़्यादा होता है। पेट के शरीर में अल्सर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस से जुड़े हो सकते हैं और पाइलोरिक क्षेत्र में होने वाले अल्सर की तुलना में कम बार होता है। देखिए, पेप्टिक अल्सर का मुख्य स्थान पूछेगा तो जो छोटी आंत के प्रथम भाग है वहाँ से लेकर पाइलोरिक वाल्व तक ज़्यादा होता है अल्सर, ठीक है। और अल्सर कहा जाए तो पेट के आसपास भी हो सकता है, लेकिन पाइलोरिक भाग के तुलना में कम समय कम बार होता है, ठीक है ना। पेट के कहीं भी, शरीर के अमाशय के किसी भी जगह पर। लेकिन अमाशय के ऊपरी जगह जहाँ ये ग्रासनली से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे अल्सर होने की संभावना न के बराबर होता है। वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे अपन GERD होता है, GERD, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, देख लीजिए, पेट का पाइलोरिक भाग विशेष रूप से एंट्रम वाला गैस्ट्रिक अम्ल के संपर्क में आने और अपेक्षाकृत कम सुरक्षात्मक श्लेष्मा बाधा के कारण पेप्टिक अल्सर के लिए सबसे आम स्थान है। तो अभी मैंने बताया पेट का पाइलोरिक भाग सबसे ज़्यादा अल्सर से प्रभावित होता है, ठीक है। जबकि ऊपर वाला भाग जहाँ पे दोनों मिलता है, पेट और एसोफेगल, वो सबसे कम प्रभावित भाग है अल्सर का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस यह एक परजीवी रोग है। परजीवी रोग मतलब एक से दूसरे रोगों का संचरण होता है, ठीक है ना। परजीवी जो फाइलेरिया, देख लीजिए, जो फाइलेरियोडिया प्रकार के राउंड वर्म के संक्रमण के कारण होता है। यह रक्तपान करने वाली काली मक्खियों और क्यूलेक्स द्वारा फैलता है। यह रोग हेल्थमियासिस नामक रोगों के कुल से संबंधित है, ठीक है। फाइलेरियासिस, जिसे हाथी पाँव हम लोग कहते हैं, पता होना चाहिए आपको। यह एक परजीवी रोग है, यानी यह एक राउंड वर्म संक्रमण के कारण होता है। यह रक्तपान करने वाली कोई काली मक्खी है, क्यूलेक्स है, उसके द्वारा ये फैलता है। यह रोग हेल्थमियासिस नामक रोग कुल से संबंधित है। यानी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि फाइलेरियासिस किस कुल से संबंधित है, तो देख लीजिए, हेलमेंथियासिस, ठीक है ना, हेलमेंथियासिस, हेलमेंथियासिस याद रखिएगा। अब यहाँ पे 8 ज्ञात फाइलेरिया नेमाटोड मनुष्यों को अपने निश्चित परपोषी के रूप में उपयोग करते हैं। कुल मिला के 8 प्रकार के फाइलेरिया होने का खतरा जो है आपको होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है, देखिए, क्यूलेक्स, यह मच्छरों की एक प्रजाति है जिसमें कई प्रजातियाँ पक्षियों, मनुष्य और अन्य जानवरों के एक या अधिक महत्वपूर्ण रोगों के वाहक के रूप में काम करता है। अब आपको पता भी है क्यूलेक्स मच्छर जो होता है या अलग अलग बीमारी उत्पन्न करता है, तो ही कहता है कि क्यूलेक्स एक मच्छर का प्रजाति है जो कई पक्षी, मनुष्य, जानवरों को
बीमारी उत्पन्न करने के, बीमारी वाहक करने के लिए काम करती है, ठीक है ना। यह जिन रोगों को फैलाते हैं उनमें वेस्ट नाइल वायरस, ठीक है, वेस्ट नाइल वायरस, जापानी इंसेफ्लाइटिस, सेंट लुइस इंसेफ्लाइटिस और फिलेरियासिस जैसे अरबों वायरस शामिल जो है होते हैं। तो आपको ध्यान में देना है कि आपको जो ये क्यूलेक्स जो मच्छर होता है क्यूलेक्स वाला, यह क्यूलेक्स जो है जो रोग को फैलाता है उनमें वेस्ट नाइलस वायरस, जापानी एन्सेफ्लाइटिस, सेंट लुइस एन्सेफ्लाइटिस एंड फाइलेरियासिस जैसे अरबों वायरस संक्रमण शामिल है। तो क्यूलेक्स से ये सब जो है संक्रमण होने का खतरा रहता है, याद रखिएगा। आगे है पित्त ज्वर, एक विषाणु के कारण होता है जो एडिस एजिप्टी मच्छर के फैलता है। तो पित्त ज्वर ध्यान रखिएगा, यह विषाणु कारण होता है जो एडिस एजिप्टी मच्छर से फैलता है, ठीक है। टाइफाइड, यह एक जीवाणु रोग है, बैक्टीरियल रोग है जो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, याद रखिएगा। आगे है प्लेग, प्लेग एक जीवाणु रोग है जो यार्सनिया पेस्टिस के कारण होता है जो मुख्य रूप से जंगली कृंतकों को प्रभावित करता है। तो प्लेग के बारे में याद रखिएगा, यार्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है, ठीक है ना। आगे है कुष्ठ रोग, इसे हैंसन रोग के रूप में भी जानते हैं, हैंसन रोग के रूप में भी जानते हैं कुष्ठ रोग को, ठीक है। यह एक पुरानी संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे है यहाँ पे देखिए, रोग मुख्य रूप से त्वचा को, परिधीय तंत्रिकाओं को, ऊपरी श्वसन पथ को, श्लेष्मिक सतह और आँखों को प्रभावित करता है। तो कुष्ठ रोग जिसे हैंसेंग रोग भी कहते हैं, ये सबसे पुरानी जो है संक्रामक रोग है जो त्वचा, तंत्रिका, श्वसन और आँखों को प्रभावित करता है, ठीक है। कुष्ठ रोग प्रारंभिक अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक सभी उम्र में ये होता है, ओके। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, हैजा, हैजा, हैजा यह एक जीवाणु रोग है, हैजा एक जीवाणु रोग है। हैजा एक तीव्र बैक्टीरिया या विब्रियो हैजा से दूषित भोजन या पानी के अंतर्ग्रहण के कारण होने वाला डायरिया संक्रमण है। देखिए हैजा जो होता है यह एक बैक्टीरियल है जो दूषित भोजन या पानी के ग्रहण करने के कारण जो है आपको होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पे कुछ समान बैक्टीरियल रोग जैसे हैजा, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, प्लेग, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है, याद रखिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेपेटाइटिस ए, हमको सही चीज़ें लिखना है हेपेटाइटिस ए के बारे में। तो हेपेटाइटिस ए मल और मौखिक के द्वारा, मल या मुंह के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस ए मुख्य रूप से दूषित भोजन या जल के सेवन के माध्यम से फैलता है। यह खराब स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं से जुड़ा है। तो हेपेटाइटिस ए जो होता है मल व मुंह के द्वारा होता है, ठीक है। अब जैसे दूषित भोजन, दूषित पानी का सेवन करेंगे, खराब जो है गंदगी वाले एरिया में रहेंगे, साफ़ सुथरा नहीं रहेंगे, तो उससे जो है ये फैलता है हेपेटाइटिस ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी रक्त से, शरीर के तरल पदार्थ से फैलता है। हेपेटाइटिस बी संक्रमण जो होता है रक्त से, वीर्य से या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। अक्सर असुरक्षित यौन क्रिया, ठीक है, सुइयों, दूसरों में सुई लगाना, प्रसव के दौरान, माँ से बच्चे तक। तो हेपेटाइटिस बी बेसिकली जो होता है यह आदमी के रक्त से, आदमी के वीर्य से, अन्य शारीरिक पदार्थों से सीधे संपर्क में आने से फैलता है। इसीलिए इसे सेक्सुअल रोग भी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड रोग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सेक्स से जो है फैलता है। अगर असुरक्षित यौन संबंध बनाएंगे उससे भी फैलेगा, और अगर अनसेक्योर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे वहाँ भी फैलेगा। शरीर के तरल पदार्थ में अगर संपर्क में आते हैं तो उससे भी फैलता है, ठीक है, याद रखिएगा। HIV यौन रक्त जनित रोग है, यानी यह भी जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, साथ में रक्त से भी फैलता है। HIV असुरक्षित यौन संपर्क, सुइयों को साझा करना, यानी एक का इंजेक्शन लगा दिए वही इंजेक्शन दूसरे को लगा दिए, तो इससे भी फैलता है। संक्रमित रक्त ट्रांसफ्यूजन करने से, गर्भावस्था में, प्रसव में, स्तनपान कराने से, माँ से बच्चे तक फैलता है। तो HIV और हेपेटाइटिस बी दोनों का जो फैलने का तरीका है, संचरण का एक ही है लगभग, ठीक है।
अब यहाँ पे है रेबीज जानवरों के काटने से होता है। रेबीज संक्रमित जानवर के काटने या खरोंच से फैलता है, क्योंकि विषाणु संक्रमित जानवर के लार में उपस्थित होता है। तो रेबीज जो होता है कुत्ता काटने से या जानवर के काटने से होता है, क्योंकि यह जो वायरस होता है जो जानवर संक्रमित है उसके लार में उपस्थित होता है, और जैसे ही वो अपना मुंह जो है आपके बॉडी पर कहीं भी खरोंचेगा या काट देगा तो लार के माध्यम से संक्रमण बॉडी में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, आगे देखिए, पीसीआर का व्यापक रूप से नैदानिक निदान में रोग जनकों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। पीसीआर का उपयोग बेसिकली यह जो है रोगजनक यानी कौन से रोग के कारण, कौन से सूक्ष्म जीव के कारण कौन रोग होता है उसके पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसमें आपका HIV, हेपेटाइटिस सी, सार्स कोविड CoV-2 जैसे विषाणु शामिल हैं। ठीक है, यह अत्यधिक संवेदनशील और विशिष्ट है, जो इसे आणविक निदान में एक स्वर्ण मानक बनाता है। आप लोग देखते हो यह कोविड के समय भी पीसीआर का टेस्ट किया जाता था। तो बेसिकली पीसीआर जो है आपको पता लगाने के लिए ही किया जाता है कि कौन से सूक्ष्म जीव के कारण ये चीज़ें हुआ है। तो इसमें HIV, हेपेटाइटिस सी, सार्स कोव-2 ये सब विषाणु शामिल है जो पीसीआर के से पता लगता है। ठीक है ना, आगे है यहाँ पे देखिए, अति संवेदनशीलता प्रतिक्रियाएं प्रतिरक्षा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण घटक है। अति संवेदनशीलता यानी हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया जो होता है, यह प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तत्काल प्रतिक्रिया में तेज़ी से प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं शामिल होते हैं। मतलब इमीडिएट कोई आपको रिएक्शन आया तो उसमें तुरंत जो है आपको इम्यूनिटी भी सक्रिय होता है, जो अक्सर आईजी प्रतिरक्षी द्वारा मध्यस्थता होती है। जबकि विलंबित प्रतिक्रिया जो लेट से शुरू होता है इम्यूनिटी, वह आई कोशिकाओं द्वारा मध्यस्थता होती है और घंटों या दिनों में ये शुरू होता है। ठीक है ना, तो हमारे बॉडी में अगर हम किसी चीज़ से हमको रिएक्शन होता है तो हमको बॉडी में ऐसा इम्यूनिटी भी है जो तुरंत एक्टिव भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे इम्यूनिटी है जो देरी से भी इम्यूनिटी होता है। तो जो तुरंत आपको मध्यस्थता करता है वो आईजी वाला होता है। ठीक है ना, आगे है आपका RIA। ठीक है ना, RIA जबकि एक बार व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, अब एलिसा जैसे सुरक्षित गैर रेडियोधर्मी तरीके के उपयोग के कारण कम समान है। देखिए, एलिसा जो जांच होता है इसके आने से RIA रेडियो इम्यूनो एसे, जिसे हम RIA को रेडियो एमिनो एसे कहते हैं, यह अब कम जो है व्यापक है। पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन एलिसा आने से अब RIA एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था पहले, लेकिन अब एलिसा सुरक्षित आने से यह गैर रेडियोधर्मी तरीके के उपयोग के कारण कम समान है। अब ये जो RIA था रेडियो एमिनो एसे, यह रेडियोधर्मी पदार्थ का उपयोग करके किया जाता था, लेकिन एलिसा अब गैर रेडियोधर्मी तरीके से करता है, इसलिए RIA अब कम जो है आपके प्रचलित है, एलिसा ज़्यादा। ठीक है, आगे है यहाँ पे देख लीजिए, पीसीआर विषाणुजन RNA पता लगाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। पीसीआर जितना वायरस वाला रोग है उसको पता लगाने के लिए, खासकर जो RNA प्रकार के वायरस है उसको पता लगाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है पीसीआर। इसीलिए कोविड वगैरह में पीसीआर का जो है जांच होता था। और अति संवेदनशीलता प्रतिक्रियाओं को वास्तव में उनके तंत्र और समय के आधार पर तत्काल या विलंबित रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसीलिए पीसीआर कौन कितना हाइपर सेंसिटिव है इसको पता लगाने में काफ़ी मदद करता था। ठीक है ना, चलिए आगे चलिए। अब आता है अपन यहाँ पे सिक टेस्ट। सिक परीक्षण का उपयोग त्वचा में डिप्थीरिया विष की थोड़ी मात्रा इंजेक्ट करके डिप्थीरिया के प्रति संवेदनशीलता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। यह सार्केल्ट बुखार से संबंधित नहीं है। अब सिक टेस्ट जो होता है यह क्या करता है कि त्वचा के नीचे हल्का सा डिप्थीरिया इंजेक्ट किया जाता है। डिप्थीरिया का जो विष होता है वह इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने से अगर बॉडी में डिप्थीरिया के प्रति सेंसिटिविटी अगर दिखाने लगता है तो वो परीक्षण जो है आपको किया जाता है। ठीक है ना, यह स्कारलेट बुखार से संबंधित टेस्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ओके, मैंटॉक्स परीक्षण सब लोगों को पता है। मैंटॉक्स परीक्षण या इसी को
ट्यूबरकुलिन त्वचा परीक्षण कहते हैं। इसका उपयोग त्वचा के नीचे शुद्ध प्रोटीन व्युत्पन्न पीपीडी इंजेक्ट करके अव्यक्त तपेदिक संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह स्कारलेट बुखार से संबंधित नहीं है। तो मेंटॉक्स परीक्षण टीबी के लिए किया जाता है, जिसमें त्वचा के नीचे शुद्ध प्रोटीन व्युत्पन्न इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिससे तपेदिक का पता किया जाता है। बिडाल परीक्षण है, एक सीरोलॉजिकल परीक्षण है, ठीक है, जिसका उपयोग रक्त में साल्मोनेला बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी का पता लगाकर एंट्रिक बुखार, टाइफाइड और पैराटाइफाइड बुखार का निदान करने के लिए किया जाता है। यह भी स्कारलेट बुखार से संबंधित नहीं है। तो बिडाल परीक्षण बिडाल टाइफाइड के पता लगाने के लिए किया जाता है। यह एक सीरोलॉजिकल परीक्षण है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी के पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और यह टाइफाइड और पैराटाइफाइड के निदान में काम में आता है, ठीक है। चलिए, डिग परीक्षण सर्कुलेट बुखार के प्रति संवेदनशीलता का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सही परीक्षण है, ठीक है। यानी डिग परीक्षण जो है स्कारलेट बुखार के प्रति संवेदनशीलता का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक अच्छा परीक्षण है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी मुख्य रूप से कैल्शियम और फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म के नियमन में शामिल होता है। यानी विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को पाचन में मदद करता है। हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह रक्त जमावट या रक्तस्राव को रोकने में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाता है। यानी विटामिन डी का काम ब्लड में कोई भूमिका नहीं है, ब्लड को क्लॉट करने में, ठीक है। इसका काम है हड्डी और दांतों को स्वस्थ रखना और कैल्शियम फॉस्फेट में पाचन में मदद करना। विटामिन ए के बारे में देखिए। विटामिन ए के बारे में तर्क है कि विटामिन ए दृष्टि, इम्यूनिटी और त्वचा के लिए अच्छा होता है। यह जमावट प्रक्रिया या रक्तस्राव को रोकने में शामिल नहीं होता, यह भी रक्त में भूमिका नहीं निभाता है, ठीक है। विटामिन बी12। विटामिन बी12 तंत्रिकाकार है, यानी नर्व को यह अच्छा करता है और डीएनए और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। यह रक्त जमावट या रक्तस्राव को रोकने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो विटामिन बी12 तंत्रिकाकार, डीएनए और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में भूमिका निभाता है। अतिरिक्त जानकारी देख लीजिए। विटामिन के प्रभावशीलता कुछ दवाओं जैसे वारफेरिन द्वारा कम की जाती है, जो रक्त के थक्के को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक समान एंटीकोगुलेंट दवा है। विटामिन के क्या करता है? रक्त को थक्का बनाता है, ठीक है। अगर रक्त को थक्का को आपको कम करना है तो वारफेरिन नामक दवाई से आप रक्त के थक्के को आप रोक सकते हैं, ठीक है। आगे है विटामिन के विटामिन के जो है वसा में घुलनशील है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर के वसायुक्त ऊतकों और यकृत में संग्रहित होता है। इस प्रकार एक संतुलित आहार आमतौर पर पर्याप्त स्तर प्रदान करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है ऑटोक्लेव में प्रभावी रोगाणुनाशन के लिए जीवाणु के बीजाणु में सहित सभी प्रकार के जो है सूक्ष्म जीवों को विनाश को सुनिश्चित करने के लिए तापमान, दाब और समय की विशिष्ट स्थितियों की आवश्यकता होती है। हम लोग जानते हैं कि ऑटोक्लेव एक डिसइंफेस्टलाइज का महत्वपूर्ण जो है साधन है। तो इसके लिए अगर आप अच्छे तरीके से ऑटोक्लेव करते हैं तो उनमें कुछ चीज़ों को आप ऑटोक्लेव में जो जीवाणु होता है इसके स्पोर सहित जो है आप नष्ट कर सकते हैं। तो इसको नष्ट करने के लिए तापमान, दाब और समय, तीन चीज़ का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ठीक है ना। ऑटोक्लेव रोगाणुनाशन के लिए मानक स्थिति 121 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना फ़ारेनहाइट है टेम्परेचर। जो दाब के बात करेगा तो 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच है PSI के दाब पर, कम से कम 30 मिनट समय। तो देखिए यहाँ पे हो गया ये आपका टेम्परेचर, ये हो गया दाब, ये हो गया समय, ठीक है। गर्मी, दाब और एक्सपोजर समय का यह संयोजन व्यापक रोगाणुनाशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑटोक्लेव के लिए ये टेम्परेचर, ये समय और ये दाब महत्वपूर्ण होता है कीटाणुनाशन के लिए, ठीक है। 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप प्रभावी ढंग से सामग्रियों और उपकरणों में प्रवेश करती है, जिससे सूक्ष्म जीवों और बीजाणुओं को पूर्ण उन्मूलन हो सकता है, ठीक है। बीजाणु मतलब होता है स्पोर, जो सूक्ष्म जीव को फिर से पैदा करने वाला होता है। यह तापमान, दाब और समय के साथ सूक्ष्म जीव विज्ञान और चिकित्सा पद्धति में
ऑटोक्लेव रोगाणुनाशन के लिए बेंचमार्क के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, यानी ऑटोक्लेव को बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन आज का वीडियो जो है समाप्त हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।